दोस्तों नमस्कार। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये जॉर्ज सोरोस एक 92 साल के अमेरिकी इन्वेस्टर और ट्रेडर है जिन्होंने पास्ट में अपने फैसलों और बयानों से कई देशों की इकोनॉमी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय की है और उनकी गवर्नमेंट तक को बदल दिया है। इन जनाब का भारत के बारे में कहना है कि भारत भले ही एक डेमोक्रेसी कंट्री हो पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी एक डेमोक्रेटिक लीडर नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी एक डिक्टेटर की तरह काम करते हैं और अदर रिलीजन्स के साथ भेदभाव करते हैं। जॉर्ज सोरोस ने ये साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन इनकी बातों का मकसद साफ है कि जॉर्ज सोरोस भारत में करंट गवर्नमेंट से खुश नहीं है और इसे हटाकर इंडिया में एक नई गवर्नमेंट चाहते हैं। इसके अलावा इन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर पर भारत के स्टैंड पर भी सवाल उठाए, जहां इनका कहना था कि अगर भारत अमेरिका के साथ क्वाड कंट्री ग्रुप का मेंबर है तो भारत को अमेरिका की बात मानते हुए रशिया से ऑयल नहीं लेना चाहिए। अब जब आग लगाई है तो धुआं उठना तो लाजमी था। इसके तुरंत बाद कई इंडियन पॉलिटिशियंस और मिनिस्टर ने जॉर्ज सोरोस के खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तो यह तक कह दिया कि जॉर्ज सोरोस एक ओल्ड रिच एंड डेंजरस आदमी है। पर असली सवाल ये नहीं है कि जॉर्ज सोरोस ने क्या कहा, बल्कि सवाल तो ये है कि आखिर हम इस 92 साल के अमेरिकी नागरिक की बातों को इतना इंपॉर्टेंस दे ही क्यों रहे हैं, और आखिर ये जॉर्ज सोरोस इतना पावरफुल कैसे हो गया कि वो किसी दूसरे देश की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर सकता है और गवर्नमेंट को भी बदल सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने वाले हैं। तो जॉर्ज सोरोस एक ऐसा इंसान जिसे इंग्लैंड, जापान, फ्रांस और चाइना जैसे देशों में इकोनॉमिक टेररिस्ट का टैग मिला हुआ है। यहाँ तक कि इनमें से कई देशों में तो इनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं जॉर्ज सोरोस के खिलाफ, क्योंकि ये इंसान इतना पावरफुल है कि ये रातों रात पूरे देश की इकोनॉमी को हिला सकता है। पर आखिर जॉर्ज सोरोस इतना पावरफुल कैसे है, तो इसके लिए हमें थोड़ा जॉर्ज सोरोस की लाइफ के बारे में जानना होगा। तो जॉर्ज भले ही आज एक अमेरिकन नागरिक हो, लेकिन जॉर्ज का जन्म यूरोप के हंगरी देश में हुआ था। इसके जन्म के 8 साल बाद ही यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई थी, जहां हिटलर ढूंढ ढूंढ कर जूइश लोगों को मार रहा था और जॉर्ज और उनकी फैमिली भी एक जूइश फैमिली ही थे। लेकिन यहाँ पर उनके पिताजी ने नाजी आर्मी से बचने के लिए अपना नाम बदल लिया, जिसके बाद जॉर्ज को अपना नया सरनेम सोर्स मिला। इस तरह जॉर्ज सोरोस और उनका परिवार नाजी सैनिकों के हमले से बच गया। इसके कुछ समय बाद जॉर्ज इंग्लैंड में चला गया, जहां उन्होंने लंदन में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। यहाँ पर जॉर्ज ने एक बात नोटिस की कि इंग्लैंड जरूरत से ज्यादा अमीर है, जबकि इस देश के पास खुद का कोई रिसोर्सेस ही नहीं है जहां से वह इतना पैसा कमा सके। जिसके बाद जॉर्ज ने इंग्लैंड की इकोनॉमी पर कंप्लीट स्टडी की और यहां उसे समझ में आया कि इंग्लैंड खुद की कमाई से नहीं बल्कि कॉलोनाइजेशन में दूसरे देशों से लूटे गए पैसों से इतना अमीर बना है। इस बात का जॉर्ज पर काफी प्रभाव पड़ा और आगे चलकर जब वह अमेरिका पहुंचा तो उसने दूसरे देशों की इकोनॉमी को गिराकर पैसे कमाना शुरू कर दिया। जॉर्ज सोरोस का सबसे पहला शिकार भी खुद इंग्लैंड ही हुआ, जहां 1990 के दौरान जब इंग्लैंड में कई पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे, तब जॉर्ज ने वहां की करंट गवर्नमेंट को निशाना बनाते हुए कई फेक न्यूज यूके की मीडिया में चलवाई, जिसे उसने पैसे देकर खरीदा था। इन सब चीजों का असर ये हुआ कि यूके की इकोनॉमी कुछ ही घंटों में तेजी से नीचे की ओर आने लगी और उनका करेंसी पाउंड क्रैश होने लगा। लेकिन इस पूरे ताबूत पर आखिरी कील भी जॉर्ज सोरोस ने ही गाड़ी, जब उसने कई बैंकों से लोन लेकर इंग्लैंड की करेंसी मार्केट में करीब $10 बिलियन की शॉर्ट सेलिंग कर दी। सिंपल शब्दों में कहूँ तो जॉर्ज सोरोस ने यहाँ यूके की करेंसी मार्केट के खिलाफ $बिलियन लगा दिए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि कुछ ही घंटों में इंग्लैंड की पूरी करेंसी मार्केट करीब 15% तक गिर गई और इंग्लैंड के स्टॉक मार्केट को भी भारी नुकसान हुआ। लेकिन इंग्लैंड की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होने से जॉर्ज सोरोस ने कुछ ही घंटों में करीब $1.5 बिलियन कमा लिए। इसके बाद जॉर्ज सोरोस पर इंग्लैंड में कई कोर्ट केसेस भी चले, लेकिन उन सब चीजों का ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब जॉर्ज के पास सच में बहुत पैसा आ चुका था। इसके कुछ समय बाद 1997 में उन्होंने यही सेम चीज थाईलैंड के साथ भी की, क्योंकि इस दौरान थाईलैंड काफी तेजी से इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा था। जॉर्ज को लगता था कि थाईलैंड की गवर्नमेंट और यहाँ की इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए जॉर्ज ने यहाँ भी अपनी सेम टेक्निक अपनाई और मीडिया में गलत न्यूज फैलाकर थाईलैंड की करेंसी और स्टॉक मार्केट में कई $बिलियन की शॉर्ट सेलिंग कर दी। इसका रिजल्ट भी सेम रहा और थाईलैंड की पूरी इकोनॉमी क्रैश हो गई, जिसके बाद यहाँ भी जॉर्ज सोरोस ने कई $बिलियन कमा लिए। इसके बाद जॉर्ज सोरोस यही नहीं रुका और उसने ऐसे कई देशों के साथ किया, जिसमें जापान, चाइना जैसे देश भी शामिल है। और अब जॉर्ज सोरोस की नजर इंडिया पर है। वैसे भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जिस तेजी से अडानी स्टॉक और इंडियन स्टॉक मार्केट गिरी है, उसके बाद हिंडनबर्ग ने इंडियन स्टॉक मार्केट से शॉर्ट सेलिंग करके और कई $बिलियन कमाए थे। उसके बाद से ही कई और इन्वेस्टर ये समझ चुके हैं कि इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट पर विदेश की कंपनियों की रिपोर्ट और विदेशी ताकतवर लोगों का बयान का काफी इफेक्ट पड़ता है, और अब जॉर्ज सोरोस भी इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अब आपका सवाल होगा कि क्या सुरेश भाई जॉर्ज सोरोस इतना पावरफुल है कि वह भारत की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर सके? क्योंकि जॉर्ज सोरोस की पावर उसका पैसा है। यह आदमी लाखों करोड़ों का मालिक है। अगर आप अभी गूगल पर जाकर इसकी वेल्थ को चेक करोगे तो आप वहां पर 6 से 7 बिलियन $, दिखेंगे। यानी फोर्ब्स के अनुसार जॉर्ज सोरोस की वेल्थ करीब 50,000 करोड़ इंडियन रुपीज है। वैसे ये भी पैसा काफी ज्यादा है, लेकिन आपको बता दूं कि जॉर्ज सोरोस की असली वेल्थ इससे 5 गुना ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई वो कैसे,
तो इसका जवाब है जॉर्ज सोरोस द्वारा 1993 में शुरू किया गया ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जिसमें जॉर्ज ने अपनी वेल्थ से करीब 32 बिलियन US डॉलर डोनेट किए हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि डोनेशन तो अच्छी बात है, आखिर इसमें परेशानी क्या है? तो परेशानी यह है कि जॉर्ज ने जिस फाउंडेशन को ये पैसा डोनेट किया हुआ है ये उसका खुद का मालिक खुद ही है, यानी 32 बिलियन डॉलर और उसकी खुद की 6 से 7 बिलियन डॉलर वेल्थ, ये सब पैसा जॉर्ज सोरोस ही कंट्रोल करता है। ये सभी मिलाकर इनकी टोटल वेल्थ करीब 40 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाती है, जो कि सच में काफी ज्यादा पैसा है। कई देशों के तो फॉरेन रिजर्व भी इतने नहीं होंगे। पर आखिर जॉर्ज सोरोस इतने पैसों का करना क्या चाहता है? तो अगर आप ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर साफ साफ लिखा है कि ये पैसे किसी गरीब को दान में देने, एजुकेशन या फिर किसी देश की गरीबी मिटाने के लिए नहीं है, बल्कि इन पैसों का प्रयोग ये फाउंडेशन दुनिया भर के देशों में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के लिए करती है। यानी इनका कहना यह है कि ये बस देशों में ऐसी सरकार चाहते हैं जहां आम लोगों की सुनी जाए, जो सुनने में तो सच में हमें काफी अच्छा लगता है। पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि अब एक ऐसा आदमी जो अमेरिका जैसे एक इकोनॉमी सुपर पावर कंट्री में बैठा है जहां उसे किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं है, फिर वह दूसरे देशों की इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स को कैसे समझ सकता है? आखिर उसे कैसे पता है कि भारत या फिर दुनिया के किसी भी देश के लिए कौन सा लीडर सही है और कौन गलत है? वैसे अगर आप जॉर्ज सोरोस के इंटरव्यू को देखोगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि जॉर्ज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया या फिर खुद उस देश के लोग क्या सोचते हैं या क्या चाहते हैं। जॉर्ज सोरोस का फंडा सिंपल है, अगर उसे किसी देश की पॉलिटिक्स या फिर लीडर पसंद नहीं आ रहा है तो उसके हिसाब से वो गलत है, और वह उस दूसरे देश की जनता को बताया गया कि उन्हें इलेक्शंस में किसके लिए और किसके खिलाफ वोट करना चाहिए। मानो हमें पता ही नहीं है कि हमारे देश में चल क्या रहा है और हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये जॉर्ज सोरोस भाई साहब ही बताएंगे हमें। वैसे जब मैं इस वीडियो पर रिसर्च कर रहा था तो जॉर्ज सोरोस की थिंकिंग को देखकर मुझे अपने दादाजी की याद आ गई, क्योंकि उनका भी यही कहना था कि बेटा जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है और जो तू कह रहा वो गलत है। पर मजाक से हटकर अगर इस बात को करूं तो जॉर्ज सोरोस का ये बयान इंडिया और हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है। वैसे मुझे तो लगता है कि जॉर्ज सोरोस जिस अकाउंटेबल डेमोक्रेसी की बात कर रहा है उसकी जरूरत इस समय सबसे ज्यादा पाकिस्तान को है, जहां पेट्रोल और फूड प्राइसेस आसमान छू रहे हैं और लोग आटे के लिए तरस रहे हैं, मर रहे हैं। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें अपने आप से ही पूछना होगा कि आखिर हम इन ब्रिटिशर्स और अमेरिकन लोगों की बातों को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। कहने का मतलब है कि भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ हम कई बार बोलते हैं, यहाँ तक कि कई बार अमेरिका के खिलाफ भी बहुत से प्रोटेस्ट भारत में हो चुके हैं, चाहे वह अमेरिका में होने वाले भारतीयों की हत्या हो या फिर कोई और कारण। पर अमेरिका या ब्रिटिश चैनलों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनके मीडिया में हमारे प्रोटेस्ट या फिर हमारी बातों को इतनी तवज्जो ही नहीं दी जाती है। फिर हम क्यों इन लोगों की बातों से इतना प्रभावित होकर अपने देश या फिर अपने पॉलिटिशियंस पर सवाल उठाने लगते हैं? वैसे ये सिर्फ मैं खुद के थॉट्स बता रहा हूँ, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में आप बता सकते हैं। यहाँ तक कि इस मामले पर कांग्रेस ने भी सोरोस की निंदा की और कहा कि भारत में डेमोक्रेटिक बदलाव का रास्ता इलेक्शन प्रोसेस है, सोरोस जैसे लोग हमारे चुनावी नतीजे नहीं तय कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।